विजन पॉइंट एंड दिस इज योर बिजनेस स्टडीज कोच खुशबू मैम। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 विच इज पार्ट ए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। और हम कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ बिजनेस और कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे थे। सो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है हिस्ट्री के बारे में और हुंडी के बारे में, मैंने आपको सब बैंकिंग सिस्टम बताया था। आज हम पढ़ेंगे, इफ यू रिमेंबर मैंने ये भी बताया था कि इंडेक्स आपका पूरा रहेगा। तो लास्ट हमने करा था हिस्ट्री एंड इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। नाउ द टुडे द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इज राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कम्युनिटीज, okay, and position of Indian subcontinent in world economy. So let's begin. Okay, rise of intermediaries। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा तो इंटरमीडियरीज की भी जरूरत बढ़ने लगी और वो भी आगे आने लग गए। इंटरमीडियरीज क्या थे? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस और ट्रेड को आगे प्रमोट करने में बहुत ज्यादा उनका इंपॉर्टेंट रोल था। They provided considerable financial security to the manufacturers by assuming responsibilities for the risk involved, especially in foreign trade. Okay, अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करें, तो वहां पे सबसे ज्यादा खतरा क्या होता था? सबसे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता था, राइट। रिस्क क्या होता था भाई? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे देश में सामान जा रहा है। उस टाइम पे इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था, इतना सब कुछ नहीं था। तो इन्हीं सब रिस्क को ध्यान में रखते हुए बीच में कौन आए? इंटरमीडियरीज आए। इंटरमीडियरीज का काम क्या होता था बच्चों? बेसिकली ये लोग क्या करते थे? फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। जो भी सामान फॉरेन ट्रेड में जा रहा था तो उससे जो भी पैसा होता था, आता था, जो भी रिस्क इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं इन लोगों ने वो सारा रिस्क क्या किया था? अपने ऊपर ले लिया था, जिससे कि ट्रेडर्स को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। इंटरमीडियरीज कंप्राइज्ड ऑफ कमीशन एजेंट्स। अब इंटरमीडियरीज में कौन कौन आते थे? इंटरमीडियरीज में आपके आते थे कमीशन एजेंट्स, जो कमीशन बेसिस पे काम करते थे। ब्रोकर्स थे, आपके ब्रोकर्स थे, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जिसमें कि होलसेलर्स और रिटेलर्स दोनों के दोनों लोग आते थे। नाउ जैसे जैसे यही सब इंटरमीडियरीज बढ़ रहा था, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, यानी कि उस टाइम पे पूरे जगत के सेठ आगे आ गए थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, जिनके रिच बिजनेस थे, जिनके पास बैंकिंग था पूरा। मनी लेंडर्स फैमिलीज हो गए, जो लेनदार पुराने जमाने में जिनके पास पैसे ज्यादा हुआ करते थे, ये सब भी क्या करने लगे? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स की तरह आगे आए मुगल पीरियड में, और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये लोग भी काम करने लगे। तो बेसिकली इनका काम क्या था? यही वो लोग थे जो एज एन इंटरमीडियरी क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। जो भी फॉरेन ट्रेड था, मोस्टली फॉरेन ट्रेड को क्या हो रहा था? लोन से फाइनेंस किया जा रहा था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था, बिजनेस के लिए लोन चाहिए था और लोन का फाइनेंस सारा कहां से हो रहा था? यहीं से हो रहा था। However, interest rate for longer voyages were kept high due to high risk, huge risk involved. भाई लोन पे फिर इंटरेस्ट भी ज्यादा लगता था, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो ये जो सी के रास्ते सामान जा रहा था, तो उस टाइम पे वॉयज जो था, रास्ते का टाइम जो था, वो भी बहुत लंबा था, और जितना लंबा टाइम बीतता जाता था उतना ही इंटरेस्ट रेट क्या होता था? बढ़ता जाता था। Then the emergence of credit transactions and availability of loans and advances result in increase of commercial operations. तो commercial operations भी ज्यादा बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, वेयरहाउसिंग बढ़ गया, कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, राइट, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा मिलने लगा। अब आसानी से लोगों को लोन मिलने लग गया, तो लोन से एडवांस से फायदा क्या हुआ? जो ये कमर्शियल एक्टिविटीज थी ये और भी बढ़ने लग गई, मतलब लोग अपने ट्रेड को और भी आगे ज्यादा बढ़ाने लग गए। Then Indian subcontinent enjoyed favorable balance of trade as export exceeded import. सबसे अच्छी चीज उस टाइम पे क्या हो रही थी? हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज्यादा था, किसके कंपैरिजन में? इंपोर्ट। किसी भी कंट्री में देखो, सामान जब ज्यादा बाहर जाएगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, लेकिन अगर हम बाहर से सामान ज्यादा मंगाएंगे तो हमें कंट्री के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे क्या था? हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और इंपोर्ट कम कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो कंडीशन थी बहुत ही फेवरेबल थी, और इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम भी बहुत फायदेमंद था। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? एडिशनल कैपिटल फंड्स प्रोवाइड कर रहे थे। किस लिए? बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए
और डेवलप करने के लिए। भाई बिजनेस को एक्सपैंड और डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा क्या हो रहा था? भरपूर आ रहा था उस टाइम पे। कैसे आ रहा था? इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था भाई, बाहर सामान ज्यादा जा रहा था, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, पैसे ज्यादा आ रहे थे हमारी इकोनॉमी में। पैसे ज्यादा आ रहे थे तो बैंकर्स क्या कर पा रहे थे? लोगों को ज्यादा पैसे दे पा रहे थे। लोगों के पास पैसे ज्यादा आ रहे थे यानी कि लोन्स एंड एडवांसेस ज्यादा थे, तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, अपने बिजनेस को डेवलप करने में उन पैसों को यूज कर रहे थे। इन द लेटर स्टेज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स इवॉल्व इन ऑर्डर टू फाइनेंस। और जब आगे की बात करें उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे कमर्शियल बैंक्स आए, इंडस्ट्रियल बैंक्स आए, जो आज की डेट में भी हैं आपके, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैंक है, जो इंडस्ट्रीज को लोन वगैरह दे रहे हैं। कमर्शियल बैंक है जो आम पब्लिक के लिए भी है, राइट, ताकि ट्रेड और कॉमर्स को क्या कर सके? फाइनेंस कर सके। सिमिलरली एग्रीकल्चर बैंक्स भी आए जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे थे? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहे थे। किसको? एग्रीकल्चरिस्ट को, जो फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, तो उसके लिए स्पेशली एग्रीकल्चर बैंक्स भी आए जो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म लोन के तरीके से लॉन्ग टर्म लोन की तरह प्रोवाइड कर रहे थे ना। नेक्स्ट क्या हुआ? अब इंटरमीडियरीज के बाद ट्रांसपोर्टेशन भी आया, राइट। क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हमें सामान को क्या करना होता है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से हमें कहां पहुंचाना है? प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे पहुंचाना है। भाई एक मैंने आपको क्या बताया था? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक बीच में क्या आता है? कॉमर्स आता है, राइट। प्रोड्यूसर एक जगह है और कंज्यूमर्स क्या है? अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है, राइट। नाउ मेन मोटिव क्या था ट्रांसपोर्टेशन का? कि जहां पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, हमें क्या करना है? उन्हें कहां पहुंचाना है? जहां पे वो गुड्स क्या होंगे? कंज्यूम होंगे, ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का फायदा क्या था? आप गुड्स को भी मूव कर रहे थे और पैसेंजर्स को भी मूव कर रहे थे। कहां से? एक प्लेस से दूसरी प्लेस से, और उसके लिए हम अलग अलग मोड यूज कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन का। तो एंशिएंट टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड एंड वाटर वाज पॉपुलर। सो एंशिएंट टाइम की अब बात करें तो उस टाइम पे जो ट्रेडिंग हो रही थी वो बेसिकली किससे हो रही थी? लैंड और वाटर से हो रही थी, वो बहुत ही पॉपुलर था। एज अ रिजल्ट ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय बोथ लैंड एंड सी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? कि ट्रेड लैंड से भी हो रहा था और ट्रेड सी से भी हो रहा था। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन में देख सकते हो आप रोड्स, एक मैंने ऐसी फोटो लगाई है। रोड्स हैड अज्यूम्ड की इंपॉर्टेंस इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही थी तो वैसे वैसे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था? यहाँ पे रोड था। पर्टिकुलरली अगर हम किसकी बात करें बच्चों, पर्टिकुलरली अगर आप देखो इनलैंड ट्रेड बेसिकली जो आपकी कंट्री के अंदर हो रहा है, या फिर ट्रेड ओवरलैंड जो कंट्री से बाहर हो रहा है। The northern roadway route is believed to have stretched originally from Bengal to Takshila। तो यहाँ पे अलग अलग रूट्स बनाए गए। बेसिकली पहले क्या किया गया? एक स्ट्रेच्ड रूट पूरी आई कहाँ से? जो बंगाल से लेकर के तक्षशिला तक जा रही थी। Then there were also trade routes in the south spreading east and west। फिर साउथ के साइड में ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक भी क्या हो रही थी? रोड्स जा रही थी। And trade routes were structurally wide and suitable for speed and safety। और उस टाइम पे जब रोड्स बनना शुरू हुई तो रोड्स को क्या किया गया? बहुत ही वाइड, चौड़ा रखा गया और इतना सूटेबल था कि इंसान स्पीडली, जल्दी और सेफली एक जगह से दूसरी जगह, चाहे गुड्स हो चाहे पैसेंजर्स हो, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। ओके, नेक्स्ट मैरीटाइम ट्रेड मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कवर किया था, यहाँ थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। इट इज द काइंड ऑफ ट्रेड विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू द सी यूजिंग शिप्स। अगेन मैरीटाइम ट्रेड वो ट्रेड होता है जो हम सी का यूज करते हैं, उसमें लैंड यूज नहीं होता और शिप्स के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं। इट वॉज अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो ये भी क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था। Then Muziris, an ancient seaport and urban center on the Malabar coast। उस टाइम पे मालाबार कोस्ट था, वहां पे मुजरीज हुआ करते थे। They have a long history of international maritime trade going back to the era of the Roman Empire। So
यहाँ हिस्ट्री का इतना लिंकअप हमें नहीं करना है। बेसिकली हमें मोटी मोटी बात ये जाननी है कि मैरीटाइम ट्रेड क्या था और बेसिकली यहाँ पे कैसे वो स्टार्ट हो रहा था। मुजरीज थे जो वहाँ पे बेसिकली इस काम को कर रहे थे। रोमन एम्पायर के टाइम में सबसे ज्यादा क्या था, पेपर था। पेपर को उस टाइम पे बोला जाता था ब्लैक गोल्ड। पेपर सब जानते हैं पेपर क्या होता है, राइट? उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। मतलब कितनी बार तो ये रीजन रहा कि इससे लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई अलग अलग एम्पायर्स में, ट्रेड्स में, ताकि ट्रेड जो रूट का ट्रेड, हर कोई क्या चाहता होगा कि भाई जो भी ट्रेड हो रहा है वो हमारे रास्ते से होके गुजरे, राइट? तो रास्ता तय करने के लिए ही इतनी लड़ाइयाँ हुई आपस में, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कि हमें कौन से रास्ते को तैयार करना है जिससे कि ट्रेडिंग होगी। सो बेसिकली पूरे रूट्स बनाए गए, राइट? जिसके पेपर, डायमंड, पर्ल्स, कॉटन सब इंडिया से सब चीजें क्या हो रही थी, दूसरी जगहों पे ट्रांसफर हो रही थी। कैन यू सी दिस? ट्रेडिंग हो रही है। बेसिकली सी का यूज करके सामान को पूरा लादा जाता था, फिर उसको लेके जाया जाता था। ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन कौन सी आई? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड द ट्रेड। अलग अलग पार्ट हमारी कंट्री का तो था, अलग अलग कम्युनिटीज डोमिनेट कर रही थी। कैसे? पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल बिजनेस इन द नॉर्दर्न रीजन। तो जो पंजाबी थे और जो मुल्तानी थे ये लोग क्या कर रहे थे, पूरा नॉर्थ रीजन हैंडल कर रहे थे। जो भट्ट थे वो क्या कर रहे थे, गुजरात और राजस्थान को हैंडल कर रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या था, अलग अलग कम्युनिटीज थी। तो ये जो आपके पंजाबीज थे और ये आपके मुल्तानीज थे, ये कौन सा एरिया लेके रखे थे ये लोग नॉर्थ का एरिया कवर कर रहे थे, नॉर्दर्न के सारे रीजन। देन आपके ये जो भट्ट्स थे, भट्ट्स ने क्या किया था, गुजरात और राजस्थान को पूरा कवर कर रखा था। फिर वेस्टर्न इंडिया में जो लोग कवर अप कर रखे थे, इन ग्रुप्स को बोलते थे महाजन एंड छठ वर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स फ्रॉम दी साउथ। तो महाजन कहाँ के थे, वेस्टर्न के, और जो छठ थे वो पूरे साउथ को कवर कर रहे थे। In urban centers such as Ahmedabad, the Mahajan community were collectively represented by the chief called Nagar Seth. अब अर्बन अगर शहर की बात करें तो वहां पे जो अहमदाबाद था, अहमदाबाद में जो महाजन कम्युनिटी थी, इनका एक पूरा चीफ बनाया गया और कलेक्टिवली एक साथ मिलके ये लोग क्या कहलाते थे, नगर के सेठ कहलाते थे। क्या कहलाते थे, नगर सेठ। अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस। अब और भी अगर बात करें, जो और भी लोग राज कर रहे थे उस टाइम पे, हकीम हो गए, राइट? जैसे कि वैद हुआ करते थे उस टाइम पे, डॉक्टर्स नहीं थे तो हकीम, वैद जो फिजिशियंस थे, वकील, लॉयर, जो भी पंडित थे या मुल्ला थे, जो भी टीचर्स हुआ करते थे, जैसे हिंदूज में पंडित, मुस्लिम्स में मुल्ला हुआ करते थे, पेंटर्स हुआ करते थे, म्यूजिशियंस थे, कैलीग्राफर्स थे। तो ये सब जो आर्टिस्ट थे, इन लोगों की भी अपनी क्या थी, एक अलग इंपॉर्टेंट जगह थी उस टाइम पे। Then the merchant community also derived power and prestige from guilds, federations, which were autonomous corporations formed to protect the interest of the traders. तो उस टाइम पे क्या किया गया, एक गिल्ड, एक कोऑपरेशन बनाया गया बेसिकली। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो मर्चेंट्स थे ना, मर्चेंट्स ने अपना एक, कहते हैं ना, अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए क्या बनाया गया, एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन बनाया गया। ऑटोनॉमस समझते हो, मतलब जो सेपरेट बॉडी थी गवर्नमेंट से हटके, और ये क्या कर रहे थे, इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सारे बनाए थे। फॉर्मल बेसिस पे रूल बनते थे, रेगुलेशंस होते थे, मेंबर्स उसमें आते थे। हर एक चीज का क्या था, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट था, हर चीज को करने का एक तरीका था। इवन उस टाइम पे अगर राजा है देश का, राजा भी अगर चाहे तो भी उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वो भी इसमें चेंजेस नहीं करा सकता था। सो समझ रहे हो, उस टाइम पे लोग क्या करने लगे, सबको सत्ता चाहिए थी, पावर चाहिए थी, राइट? सो जो मर्चेंट्स थे, सबने क्या किया, अलग अलग एरिया सबने कवर करना शुरू कर दिया। नॉर्थ का एरिया अलग कवर हुआ, साउथ का अलग कवर हुआ, तो सारे एरियाज को अलग अलग तरीके से क्या किया गया, कवर किया गया। इवन इन लोगों ने क्या किया, अपनी खुद की एक फेडरेशन बना दी ऑटोनॉमस, कि हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ से आएंगे। उन्होंने हर चीज का प्रॉपर तरीका बना दिया, और इवन किंग भी अलाउड नहीं था कि इन सब चीजों में चेंजेस हो सके। ओके, ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस वर ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उस टाइम पे टैक्स क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। जो भी ट्रेडर था उसको उस टाइम पे अगर सामान वो भेज रहा है इधर से उधर, तो उसको क्या पे करना पड़ता था, ऑक्ट्राय
ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, राइट। मतलब अगर आप कोई भी सामान इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय के टैक्सेस देने पड़ते थे। या तो आप कैश में दो या तो काइंड में दो। काइंड मतलब एक तरीके से कोई सामान, कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज भी दे सकते हो आप। सो बेसिकली पॉइंट क्या था, उस टाइम पे ट्रेड तो हो रहा था, पर ट्रेड में क्या था, टैक्सेस क्या थे, बहुत ज्यादा थे। देन कस्टम ड्यूटीज थी, अलग अलग कमोडिटी पे अलग अलग तरीके की कस्टम ड्यूटीज थी। टैरिफ्स वेरिड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, हर जगह के अलग अलग टैरिफ थे, मतलब हर जगह के अलग टैक्सेस थे। आज की डेट में जीएसटी आई, अब ये पढ़ रहे हो ना एंशिएंट हिस्ट्री, अब समझोगे जीएसटी। जीएसटी में क्या आया था कि हर जगह टैक्स एक जगह से आएगा और स्टार्ट होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, पहले क्या होता था, हर जगह टैक्सेस, एक शहर से दूसरे शहर जाओ अलग टैक्स, एक शहर से दूसरे शहर जाओ अलग टैक्स। इससे क्या होता था, जैसे कुछ लोग अगर सपोज ए सिटी में गए तो वहां पे टैक्स कम है तो उनके पैसे कम लगे, वही इंसान सामान लेके बी सिटी में गया, वहां के टैक्स ज्यादा थे तो उसको टैक्स ज्यादा पे करने पड़े। तो हर जगह के टैरिफ्स अलग थे, कस्टम ड्यूटीज प्रोडक्ट के हिसाब से थी, जितना आप जैसा प्रोडक्ट मंगाए उस हिसाब से आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, राइट। द फेरी टैक्स वाज अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। फेरी टैक्स में क्या था, बेसिकली अगर आप कोई पैसेंजर ले जा रहे हो, कोई गुड्स ले जा रहे हो, कोई कैटल ले जा रहे हो, कोई कार्ट घोड़ा गाड़ी अपना कुछ भी ले जा रहे हो, उसका अलग से फेरी टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब कहीं जा रहे हो तो पैसा तो दोगे ही दोगे, पैसे के अलावा आपको टैक्स भी पे करना पड़ता था। द राइट टू रिसीव लेबर टैक्स वॉज यूजुअली ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज। लेबर टैक्स जो भी था वो सब लोकल बॉडी को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। जो बेसिकली किंग थे वो लोग क्या कर रहे थे, एक फिक्स सम ऑफ मनी था, वो उसको कलेक्ट करते थे। एंड द गिल्ड मर्चेंट्स ऑल्सो एक्टेड एज कस्टोडियंस ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट। अगर आप लोगों ने पुराने कोई टीवी सीरियल्स देखा हो, मुगल वगैरह के इतने सीरियल्स आते हैं, पहले क्या था, इवन अगर कोई अपने भगवान के उस पे जा रहा है, तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, तो उसके भी पैसे लगते थे, राइट। सो हर जगह के पैसे लगते थे, जैसे रिलीजियस इंटरेस्ट में भी था, राइट। मतलब उन्होंने इसके अलावा भी और भी टास्क लिए, मंदिर बनवाए, राइट, एंड डोनेशन लिया कॉर्पोरेट टैक्स से, मेंबर्स से, ताकि ये सारी एक्टिविटीज भी सोसाइटी के फायदे के लिए करें। भाई देखो, सोसाइटी में रहेंगे और सोसाइटी की चीजें यूज करेंगे तो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो सोसाइटी में जो टैक्स आता था उसी से मंदिर वगैरह भी बनवाए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मर्चेंट्स भी अच्छे से काम कर पाए। ओके, अब हमारे मेजर ट्रेड सेंटर्स क्या क्या थे एंशिएंट इंडिया में, मतलब इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगहें थी जहां पे मेजर ट्रेडिंग हो रही थी, ट्रेड सेंटर्स थे। सो फर्स्ट वन इज पाटलिपुत्र, नोन एज पटना टुडे, ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली अ कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। सो बेसिकली पहला था पाटलिपुत्र, जहां पे मेजर सेंटर था जहां पे स्टोन्स हो रहे थे। दूसरा था पेशावर। पेशावर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था किसका, एक्सपोर्ट ऑफ वुल का। और यहाँ पेशावर अगर पता ठंडी जगह है, वहां पे वुल होता था, हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था, और भी बहुत सारी कमर्शियल चीजें थी चाइना रोम से एडेड थी। देन वी हैड तक्षशिला। तक्षशिला में क्या था, इट सर्व्ड एज अ मेजर सेंटर ऑन द इम्पोर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया। तक्षशिला इंडिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहा था, बेसिकली फाइनेंस के काम, बैंक से रिलेटेड काम, बुद्धिस्ट का लर्निंग सेंटर था तक्षशिला, ये सारी चीजें वहां पे थी। ओके, नेक्स्ट इज इंद्रप्रस्थ। इट वॉज द कमर्शियल जंक्शन ऑन द रॉयल रोड वेयर मोस्ट रूट्स लीडिंग। इंद्रप्रस्थ क्या था, एक ऐसी जगह थी जहां से सारे रास्ते जा रहे थे, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ, मतलब एक चौराहा जैसा कह लो जहां से चारों डायरेक्शन के रोड्स जाते थे। देन मथुरा। मथुरा हम सभी जानते हैं, एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हैव सर्वाइव्ड देयर कॉमर्स। मतलब यहाँ पे रूट्स कहाँ से जा रही थी, साउथ इंडिया टच कर रही थी मथुरा से। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हर शहर से कैसे कहाँ पे क्या कनेक्टिविटी थी। सो मथुरा से क्या कनेक्ट हो रहा था, बेसिकली यहाँ पे साउथ कनेक्ट हो रहा था। देन वाराणसी। इट वॉज वेल प्लेस्ड एज इट ले बोथ ऑन द गैंगेटिक रूट। भाई वाराणसी कहाँ थी, गंगा पे, राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या था, इजीली नॉर्थ और ईस्ट दोनों जगह जाना बहुत आसान था। गोल्ड सिल्क के क्लोथ्स और सैंडलवुड, ये सारी चीजें वहां से जा रही थी, कहाँ से, तक्षशिला से भरूच तक यहाँ का लिंक था। देन मिथिला। द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला क्रॉस द सीज बाय बोट। जो मिथिला में थे, जो वहां के ट्रेडर्स थे, वो बोट यूज करते थे सी को क्रॉस करने के लिए। बे ऑफ बंगाल था वहां पे, साउथ चाइना सी था। ट्रेडेड एट पोर्ट्स ऑन द आइलैंड ऑफ जावा, समझ, मतलब इतना डिटेल में आपको करना नहीं है, इट वाज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सो मिथिला में बेसिकली क्या था, यहाँ पे कॉलोनीज थी साउथ चाइना की और यूनान, ये सब चीजों को वो कनेक्ट कर रही थी।
देन उज्जैन में अलग तरीके के क्लोथ्स थे, जैसे अगाते, कार्नेलियन, मसलिन, मैलो क्लॉथ्स थे, जो कि उज्जैन से एक्सपोर्ट करके अलग अलग जगह पे जा रहे थे। और रूट अगेन क्या था, तक्षशिला था और पेशावर था। देन सूरत क्या था, वेस्टर्न ट्रेड के लिए ज्यादा यूज होता था मुगल पीरियड में। टेक्सटाइल्स यानी कपड़े, जैसे जरी के कपड़े, गोल्ड जिसमें बॉर्डर हुआ करते थे, तो ये सब बहुत फेमस थे। सूरत हुंडी वहां पे दी जाती थी और एक तरीके से ये इजिप्ट और ईरान की पूरी मार्केट को कवर कर रखा था। देन कांची, जिसको कांचीपुरम भी आज की डेट में बोलते, तो चाइनीज यहाँ पे आते थे अपनी फॉरेन शिप्स को लेके, यहाँ से पर्ल्स खरीदते थे, सब ने चोरी किए। चाहे चाइना से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आए हैं दूसरी कंट्री से, हमारे जो रेयर स्टोन्स थे, जो गोल्ड था, सिल्क था, सब ये लोग खरीदने आते थे। एंड देन मदुरा, इट वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास का ये कैपिटल था। बेसिकली यहाँ पे पर्ल फिशरीज होती थी, मोतियां निकाली जाती थी गल्फ ऑफ मन्नर से। यहाँ पे फॉरेन मर्चेंट्स बहुत ज्यादा आते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ओवरसीज ट्रेड हो रहा था। देन भरूच, और जिसको रोच भी बोलते हैं, इट वॉज द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स इन वेस्टर्न इंडिया। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा एंड वॉज लिंक्ड विथ ऑल इंपॉर्टेंट मार्ट्स बाय रोडवे। तो नर्मदा के रास्ते आप अलग अलग रोड सारी इसमें कनेक्ट हो रही थी। देन कावेरी पत्ता, ऑल्सो नोन एज कावेरी पत्तनम, it was scientific in its construction as a city and provided loading, unloading and strong facilities of merchandise. तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट ज्यादा थी, तो सामान को लोड करना, अनलोड करना क्या होता था, ज्यादा आसान था। प्लस मलेशिया से, इंडोनेशिया से, चाइना से या फिर दूर ईस्ट सिटी से, कंट्री से ट्रेड करना आसान था। यहाँ पे परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सेंट, सिल्क, वुल, कॉटन, कोरल, पर्ल, गोल्ड और सारे प्रेशर्स जितने भी गोल्ड वगैरह थे, सब कुछ यहाँ से क्या हो रहे थे, ट्रेड हो रहे थे। देन तमराली पिट्टी, इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट्स कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड। ये भी बहुत अच्छी जगह थी, ये भी जगह सी और लैंड दोनों से कनेक्टेड थी, वेस्ट और ईस्ट दोनों जा रही थी। एंड बेसिकली बनारस और तक्षशिला से ये भी लिंक्ड अप थी। सो ये हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज थी। सो नाउ मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम क्या कर रहे थे, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सेसमे ऑयल, कॉटन, पैरेट, लाइव एनिमल्स, एनिमल के प्रोडक्ट जैसे कि हाइड, स्किन, फर, हॉर्न्स, टॉर्टोइस के शेल्स, पर्ल, सफायर, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, इंडिया में क्या नहीं था, लाजुली, ग्रेनाइट, टर्क्वाइज, कॉपर, हर चीज हम यहाँ से कर रहे थे। और इंपोर्ट क्या कर रहे थे हम, हॉर्सेस करते थे, एनिमल के प्रोडक्ट्स करते थे। चाइना हमारा सिल्क लेके जाता था, फिर वो जो लाते थे वहां से सिल्क हम लाते थे। फ्लैक्स और लिनन लेके आते थे, वाइन आती थी बाहर से, गोल्ड आता था, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबी, कोरल, ग्लास, अंबर, बहुत सारी चीजें, मतलब आपस में कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी। ओके, नाउ अब इंडियन हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इसकी पूरी वर्ल्ड में उस टाइम क्या पोजीशन थी, कहाँ पे था हमारा इंडिया। ओके, हमारी जो कंट्री थी उसको क्या बोला जाता था, स्वर्ण भूमि बोला जाता था। जैसे मैंने आपको बताया था, सोने की चिड़िया, राइट, या फिर स्वर्ण द्वीप भी बोला जाता था। बहुत सारे पहले के जो ट्रैवलर्स थे, जैसे कि मेगस्टीन, फैक्सियन, जुआन, एट बर्नी, इब्न बटूटा, फ्रेंचमैन, फ्रैंकोइस, गैबर्ट एंड अदर्स, ये जितने भी लोग थे, मतलब इन लोगों ने इंडिया को लिटरली क्या बोला है, स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप बोला है, राइट। दे रिपीटेडली रेफर टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। वो लोग ये बोलते हुए नहीं थके कि हमारी इंडिया कितनी प्रॉस्पेरिटी से भरी कंट्री है, राइट। द प्री कॉलोनियल पीरियड, मतलब ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडियन हिस्ट्री थी, मतलब जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक हमारी कंट्री में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, राइट। बहुत डिस्कवरी हो रही थी, लोग हमारे गुड्स को स्टील कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, लेकिन फाइनली रियलाइज हुआ कि हर चीज को एक्सचेंज करना पड़ेगा गोल्ड और सिल्वर से। फिर बेसिकली हर चीज को क्या किया गया, चोरी करना शुरू कर दिया गया, गोल्ड वोल्ड चुराना शुरू कर दिया गया। Now, despite the growing commercial sector, 18th century India was far behind the Western Europe in terms of technology, innovation and ideas. यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, प्रॉब्लम क्या थी, इतना ट्रेडिंग हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी इतना कमर्शियल सेक्टर बढ़ने के बाद भी हमारी जो इंडिया थी वो वेस्टर्न यूरोप से टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे थे, नए नए इनोवेशंस में भी पीछे थे, और आइडियाज में भी क्या थे, पीछे थे। क्या रीजन हो सकता है पीछे रहने का? यूनिटी नहीं थी। कभी कोई राजा आ रहा है, कभी कोई राजा आ रहा है, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए, आपस में ही मिले हुए हैं, एंड अल्टीमेटली इंडिया हमारी ग्रो ही नहीं कर पाई, आगे बढ़ ही नहीं पाई, राइट। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सारा कंट्रोल ले लिया हमारी कंट्री इकोनॉमी का, राइट। फिर
कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, कोई साइंटिफिक रेवोल्यूशंस नहीं हो रहे थे, एजुकेशन का एक्सेस नहीं था लोगों के पास ज़्यादा, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, लोग मशीन ज़्यादा यूज़ हो रही थी और मैनुअल स्किल्स को रोक दिया गया था। इससे इंडिया जो थी जो प्रॉस्पेरस होती गई। इंडिया, देखो ये बात यहाँ पे कही गई है, इंडिया तो प्रॉस्पेरस होती गई, मतलब इंडिया तो आगे बढ़ती गई, लेकिन यहाँ के लोग बेचारे गरीब होते गए, क्योंकि इंडिया की सारी चीज़ों को यूज़ किया गया, इंडिया की सारी चीज़ों को यूज़ करते गए, लेते गए, चुराते गए, अपनी जगह ट्रांसफर करते गए, एंड अल्टीमेटली यहाँ के लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। द ब्रिटिश एम्पायर बिगैन टू टेक रूट्स इन इंडिया। फिर ब्रिटिश एम्पायर ने पूरा कब्जा करने की कोशिश की इंडिया में 18th सेंचुरी में। रेवेन्यू जनरेट जो भी हो रहे थे वो अपने परचेज के लिए यूज करते थे, इंडियन रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, देन स्पाइसेस खरीदते थे, जो भी गुड्स है वो भी खरीदते थे। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था, जो भी पैसा था सब फॉरेन में जा रहा था और हमारी कंट्री का ट्रेड क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया उस टाइम पे, एंड अल्टीमेटली इंडिया की हालत अच्छी नहीं थी। ना इंडिया री इंडस्ट्रियलाइज कब होने लगा, कैसे कैसे उसकी इंडस्ट्रीज वगैरह क्या होने लगी, कम होने लगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो फिर से हमारी इकोनॉमी को बनाना शुरू किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया गया कब, 1952 में, ठीक है। इंपॉर्टेंस किसको दी गई कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किए जाए। ये सब बात हो रही है जब देश आजाद हो गया था, सब कुछ लुट चुका था, उसके बाद की बात हो रही है। देन डिस्पाइट दीज एफर्ट्स द इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट अ रैपिड पेस। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी इंडिया का डेवलपमेंट बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाया। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैपिटल नहीं इकट्ठा हो पा रहा था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे डिफेंस के, आर्मी वगैरह के। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का रेलवे चाहिए था, बिल्डिंग चाहिए था, ये सारी चीजें उतनी अच्छे से नहीं थी। एज अ रिजल्ट इंडिया क्या करने लगी, बोरोइंग करने लगी, किससे, फॉरेन कंट्री से, और उसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को हाँ कर दिया 1991 में। लिबरलाइजेशन मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो टैक्सेस नहीं पड़े थे हमने, ऑक्ट्रॉय, ये वो दुनिया भर के टैक्सेस, जो भी बैरियर्स थे, इन सारी चीजों को हटा दिया। बाहर की कंट्रीज भी हमारी कंट्रीज में क्या कर सकती थी, अब ट्रेड कर सकती थी। इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंडियन इकोनॉमी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। लेकिन आज की बात करें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी भी अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है, एंड वर्ल्ड के जो भी है फॉरेन के लोग यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइजिंग इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ चुका है, यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है हमारी, जिससे आगे जाके सिर्फ ग्रोथ होगी। द हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो बेसिकली इंडिया में हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऐसे सेक्टर है जहां से ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जहां पे ग्रोथ बहुत ही रैपिड पीस में हो रही है, एंड गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया है जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, राइट, ताकि जो भी फॉरेन की ट्रेड पॉलिसीज को इनको बाहर कर सके एंड इकोनॉमी को हमारे हेल्प कर सके, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में एक बैलेंस क्या कर सके, क्रिएट कर सके। अगेन एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, तभी फायदा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री। यही आपको 2 लेक्चर्स में पढ़ना है हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, सिल्क रूट, मैरीटाइम रूट, देन आपकी कौन कौन से अलग अलग जगहें हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो के नाम याद कर लीजिए, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जो भी आपको हुंडी से टाइप ऑफ हुंडीज वगैरह थी वो इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स ऑल। इतना आप कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको आगे कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी इंक्वायरीज यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर 7380515253, एंड दिस इज आवर वेबसाइट NIS visionpoint.co.in. Thank you so much.